हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने सिविल की जो पहली वीडियो देखी थी उसमें हमने समझा था कि आखिर जो सिविल कंपनी है वो क्या करती है और किस बेसिस पे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे वो हमारा जो स्कोर है वो डिसाइड करती है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हम अगर हमारी सिविल रिपोर्ट ख़राब है तो उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं और अगर अच्छी है तो उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे 10 स्टेप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में, जिसके थ्रू हम अपने सिविल स्कोर को अच्छा कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 10 स्टेप्स के बारे में कि आखिर ये क्या क्या है और किस तरीके से हम अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो सबसे पहला उसमें क्या स्टेप होता है कि हम सिलेबस को देखें कि आखिर उसमें क्या क्या पूछा जाना है, क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ से पूछी जाएगी, किस किस टॉपिक से रिलेटेड होंगी। उसी तरीके से अगर हमें भी अपने सिविल स्कोर को अच्छा करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सिविल जो हमारी रिपोर्ट है वो कैसी है, उसमें कितना स्कोर है। तो पहला स्टेप यही है कि आपको अपने सिविल रिपोर्ट को चेक करना है, ठीक है, क्योंकि आप उसमें देख सकेंगे कि आपका स्कोर कितना है और किस वजह से, अगर कम स्कोर है तो वो किस वजह से है। कोई ऐसा तो नहीं कोई अकाउंट गलत एंट्री रिपोर्ट में दिखा रहा हो, किसी अमाउंट की गलत एंट्री दिखा रहा हो, कोई ऐसा अकाउंट हो जो आपके द्वारा ना लिया गया हो लोन फिर भी दिखा रहा हो, या फिर कोई ड्यूज़ जो था वो आपने क्लियर कर दिया हो फिर भी वो ड्यूज़ अभी भी रिपोर्ट में शो कर रहा हो जिसकी वजह से आपका स्कोर कम है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस रिपोर्ट में चेक करनी है कि आखिर जो आपका सिविल स्कोर है वो किस वजह से कम है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आपको ये क्वेरीज जो हैं वो रिजॉल्व करवानी है, ठीक है। अब रिजॉल्व कैसे करवाएंगे? देखिए, जब आप सिविल रिपोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ डिस्प्यूट रेज का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पर आप कोई भी जो भी आपकी रिपोर्ट में कमी है, मान लीजिए आपकी किसी भी तरीके कोई अकाउंट को लेकर हो, कोई एंट्री को लेकर हो, कोई ड्यूज़ को लेकर हो, कोई अकाउंट आपने क्लोज कर दिया हो लेकिन फिर भी कोई पेमेंट की एंट्री दिखा रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्प्यूट रेज पर आप क्लिक करके वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपकी जिसकी वजह से मिस्टेक की वजह से जो आपका सिविल स्कोर है वो नीचे हो गया है, कम हो गया है, वो आपका फिर से दोबारा सही हो सके। थर्ड पॉइंट है हमारा पे योर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम। सबसे पहले हम ये समझ लें कि हमें अपने ईएमआई को और क्रेडिट कार्ड बिल को ऑन टाइम पे करना है, ठीक है। हमेशा प्रॉपरली पे करते रहना है, कभी ऐसा नहीं करना है कि कोई ईएमआई या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल मिस हो जाए। दूसरी चीज़, जब भी आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें तो कभी भी मिनिमम पेमेंट मत करिएगा। मिनिमम पेमेंट का क्या मतलब होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग बहुत महंगी चीज़ खरीद लेते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू, मान लीजिए 50,000, 60,000, 70,000 की। उससे क्या होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि एक मिनिमम अमाउंट सेट कर देती हैं कि देखिए, आपके पास अगर पूरा अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, कोई बात नहीं है, आप मिनिमम अमाउंट ये 2,000 रुपये हैं, आप इसको पे कर दीजिए, अगली बार आप फिर से पे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो लोग क्या करते हैं, उस मिनिमम अमाउंट को पे करते हैं। ये एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, इससे आपका सिविल स्कोर नीचे हो जाएगा। तो इसलिए आपको कभी भी अगर पेमेंट करना है क्रेडिट कार्ड का तो आप हमेशा फुल पेमेंट करें, जिससे कि आपका स्कोर ठीक रहे, और अपनी ईएमआई को प्रॉपरली सबमिट करते रहें किसी भी लोन की। और अगर आपको लगता है कि मेरी ईएमआई बहुत बड़ी हुई है, मतलब ज़्यादा है, अब फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कि अभी कोरोना की वजह से बहुत सारे बिजनेस अभी भी अपनी ग्रोथ पकड़ रहे हैं हल्के हल्के, लेकिन फिर भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप अपनी बैंक में जाएं, मैनेजर से बात करें, जिससे कि वो आपके लोन को रीस्ट्रक्चर कर सकें, आपकी परेशानी को समझेंगे और वो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर बताएंगे, जिससे कि आप पर जो ईएमआई का बर्डन है वो कम हो सके। फोर्थ पॉइंट है कीप ओल्ड डेप्ट ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई बहुत पुराना क्रेडिट कार्ड चल रहा है, 4-5 साल पुराना, 6 साल पुराना, तो उन्हें लगता है कि हम इसको हटा देते हैं, अब नई बैंक का या नया कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और इसको बंद करा देते हैं। या फिर कोई रिपोर्ट में अगर कोई अकाउंट है जो आपने क्लोज करा दिया है, आप उसको उस रिपोर्ट में से हटवाना चाहते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में से, ये दोनों स्टेप कभी मत करिए। आपकी रिपोर्ट में जितना लॉन्ग टर्म का कोई लोन आपकी रिपोर्ट में शो होगा उतना ही आपके लिए पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जब भी आप कभी किसी को रिपोर्ट दिखाएंगे या सिविल में भी जो स्कोर आपको डिसाइड होगा या फिर बनाया जाएगा, वो ये देखकर ही बनाया जाता है कि आपका जो हिस्ट्री है वो किस तरीके की है।
तो अगर कोई लॉन्ग टर्म का लोन आपका प्रीवियसली चलता आ रहा है तो वो ये शो करेगा कि आपने बहुत ही अच्छे से अपने लोन को रीपे करते आ रहे हैं और कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, किसी भी तरीके का कोई ईएमआई मिस नहीं हुई है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट मिस नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छा साइन होता है। और कभी भी आप किसी बैंक में या किसी ऐसी जगह लोन लेने जाएंगे जहाँ पर सिविल रिपोर्ट पहले ही चेक होगी, तो ये सारी चीज़ें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट उस पर शो होगा। 5th पॉइंट है हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन। देखिए, इस पॉइंट को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है या कोई सीसी या ओडी लिमिट है, तो आप कभी उसकी पूरी जो कैपेबिलिटी है आप उसको यूज़ ना करें। मान लीजिए 1 लाख की आपकी लिमिट है या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है वो 1 लाख का है, तो आप कभी उसको पूरा यूज़ ना करें। इससे क्या होता है कि एक ये चीज़ शो होने लगती है कि आप पूरी तरीके से लोन पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जो कि आपके स्कोर को और कम कर देती है। आप 20%, 30%, 40% इस तरीके से यूज़ करें। एक आध महीने में कभी कुछ हो जाता है तो एक अलग मैटर है, बट कंटिन्यूअसली वो चीज़ फॉलो नहीं होनी चाहिए कि आप पूरी लिमिट को एग्जॉस्ट कर दें, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का क्रेडिट रिपोर्ट पर। 6th पॉइंट है वॉच आउट ऑन योर जॉइंट एप्लीकेशन। आज के समय पे इस पॉइंट को समझना, आप ऐसे समझ लिए कि आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही ठीक कर सकते हैं। अब ये किस वजह से हम देखिए, ये क्या है जॉइंट एप्लीकेशन। आज के समय पे क्या है कि हर किसी लोन में कोई ना कोई गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, दोस्त का कोई दोस्त है, आपके रिलेटिव्स हैं, कोई है, उसने कहा यार ज़रा गारंटी कर दो, ज़रा मेरी गारंटी मांगी नहीं जा रही है बैंक में, तो तुम्हारी सिविल रिपोर्ट भी ठीक है, रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो यार तुम गारंटी कर दो, मेरा दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ईएमआई पे करता रहेगा। अब होता क्या है, मान लीजिए उसने लोन ले लिया, ठीक है, आप गारंटर बन गए और उसने कुछ समय तक अच्छे से ईएमआई पे की। उसके बाद कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आई, उसने ईएमआई पे करना बंद कर दिया। तो आप ऐसा कभी मत समझिएगा कि अगर उसने ईएमआई पे करना बंद किया है तो आप पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप जॉइंट होल्डर हैं, मतलब अगर आप गारंटर हैं या किसी भी एप्लीकेशन में आप जॉइंट होल्डर भी हैं अकाउंट में, तो आप पर भी सेम इम्पैक्ट पड़ेगा उस लोन का, ठीक है। उसकी वजह से आपकी सिविल रिपोर्ट भी खराब हो सकती है। तो आज के समय पे ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हम अपने संबंधों में समझ लीजिए या फ्रेंड सर्कल के लिए समझ लीजिए, तो गारंटी कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो आज से और इसी समय से अगर आपसे कभी कोई गारंटी कहे तो पहले आप बहुत सोच समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि केवल उसी की सिविल रिपोर्ट खराब होगी। अगर वो डिफ़ॉल्टर हुआ, अगर वो पर्सन डिफ़ॉल्टर हुआ, उसने पे नहीं किया, तो या तो आप पे करें तो चल जाएगा या फिर आप भी डिफ़ॉल्टर हो जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 7th पॉइंट है ऑप्ट फॉर लॉन्गर पीरियड लोन। देखिए, हम लोगों की मेंटलिटी कुछ ऐसी हो गई है कि अरे यार मैं क्यों यार 60 साल तक किसी लोन को चलाऊंगा। मान लीजिए हाउसिंग लोन लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो अगर वो 30 साल के लिए और आप 30 साल की एज में ले रहे हैं तो वो 60 ईयर्स तक आपको चलाना होगा। कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं 60 साल तक इस लोन को चलाता रहूँगा, पे करता रहूँगा, इतना मुझे पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव सोचिए। देखिए, जितना आप लॉन्ग टाइम का लोन लेंगे उतनी ही आपकी ईएमआई कम होगी, और अगर ईएमआई कम होगी आपके मंथली एक्सपेंस पर कम बर्डन पड़ेगा। और अगर आपके पास बीच में कोई रुपए आ भी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि लोन में आप एक्स्ट्रा मनी डाल नहीं सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई रुपए आ रहे हैं एक्स्ट्रा तो आप उसको बाद में डाल दें, बीच में डाल दें, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, आपका ब्याज कम लगेगा। लेकिन आप अगर वहीं पर 5 साल, 7 साल, 10 साल इस तरीके से कम अपने लोन के टाइम ऑफ पीरियड को कर देंगे तो आपकी ईएमआई उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप पर जो मंथली एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपनी ईएमआई प्रॉपर पे ना कर पाएँ, आप डिफ़ॉल्टर हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश करें, आपको जितना लॉन्ग टाइम के लिए लोन मिल सकता है आप उसको लॉन्ग टाइम, उतना ही लॉन्ग टाइम के लिए लें। कभी ना सोचें कि अरे मैं 10 साल तक, 20 साल तक, 30 साल तक इस लोन को चलाता ही रहूँगा, कभी ये मत सोचिए। आप बीच में बंद कर तो सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास पैसे आते हैं, आप उसको जमा करो और अकाउंट को बंद कर दो। तो जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस हैं तो आप क्यों 5 साल और 10 साल का रिस्क लेते हैं, जिससे कि आपकी ईएमआई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके मंथली एक्सपेंस पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो मेरा जो ओपिनियन है वो यही है कि आप हमेशा जितना लॉन्ग टाइम का लोन मिले आपको, आप उतना ही लें। 8th पॉइंट है हमारा अवॉइड टेकिंग टू मच लोन।
देखिए होता क्या है, आज के समय पे अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से ये हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, तो अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो अगर हम 15,000 का कोई लोन भी लेने जाएंगे तो बहुत से वेंडर्स, बहुत से ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपको उस 15,000 के मोबाइल को ख़रीदने के लिए भी लोन दे देती हैं EMI बेस पर। तो ये आप कभी मत करिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए या फिर बहुत जल्दी जल्दी लोन लेने की कोशिश ना करें। ये एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ये शो करता है कि आप में क्रेडिट की हंगर है। ठीक है, आप 15,000 का मोबाइल भी आप अपने पैसों से नहीं ले सकते, तो आप 10 लाख का लोन कैसे पे करेंगे? ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि कभी भी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो EMI बेस पे ना लें, आप फुल पेमेंट करें, जिससे कि आपकी जो सिविल स्कोर है वो ठीक रहे, उस पर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना आए। इसी में एक और पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा। हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं से हमारी कोई एप्लीकेशन लोन की रिजेक्ट हुई, हम तुरंत ही कुछ ही समय बाद, 1 या 2 दिन बाद फिर से दूसरी बैंक में जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ से भी हो जाती है फिर से तीसरी बैंक में जाते हैं। ऐसा भी कभी मत करिए। अगर आपकी एप्लीकेशन कहीं से रिजेक्ट हो गई है तो फिर एक रिपोर्ट वहाँ पर एक ऑप्शन में जनरेट हो जाती है कि इन्होंने यहाँ से इंक्वायरी करवाई है इतने रुपए की और ये फाइल रिजेक्ट हो गई। या फिर वो पूछेगा जब आप दूसरी किसी बैंक में जाएंगे, भैया ये आपने जो इंक्वायरी कराई थी ये लोन आपने वहाँ से क्यों नहीं लिया? यहाँ पे तो शो हो रहा है कि आपने हाउसिंग लोन के लिए अप्लाई किया था 10 लाख के लोन के लिए, तो आपने वहाँ से लोन क्यों नहीं मिला आपको? वो पूछेगा। तो अब आप रिजेक्ट का क्या ऑप्शन बताएंगे? या तो अपने दिमाग में बहुत एग्जैक्टली कोई चीज़ आप डिसाइड कर लें तो बात अलग है, वरना ये एक नेगेटिव साइन ही शो होगा कि वहाँ से फाइल रिजेक्ट हो गई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट या फिर कोई ना कोई कमी रही होगी, इसीलिए उस बैंक ने लोन नहीं किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कंटिन्यूअसली बहुत जल्दी जल्दी लोन लेने की कोशिश ना करें, थोड़ा वेट करें, रिपोर्ट ठीक होने दें, फिर दूसरी बैंक में जाएं। 9th पॉइंट है हमारा क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, इसका सिंपल सा मीनिंग है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन से। है क्या कि आपके पास केवल एक ही तरीके के लोन नहीं होने चाहिए, कुछ सिक्योर्ड भी होने चाहिए, कुछ अनसिक्योर्ड भी होने चाहिए। कुछ हाउसिंग लोन हो गए या आपकी लिमिट हो गई या आपके क्रेडिट कार्ड्स हो गए, मतलब मिक्स तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही तरीके के अनसिक्योर्ड लोन ही लेते चले जा रहे हैं या फिर केवल सिक्योर्ड लोन ही लेते चले जा रहे हैं, ऐसा भी आपके साथ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मिसमैच करते रहिए जिससे कि सिविल रिपोर्ट पर आपके अच्छा इम्पैक्ट पड़े। 10th और लास्ट पॉइंट हमारा डोंट सेटल्स लोन। अब इसका क्या मतलब है? असल में ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि अगर हम बहुत कुछ अमाउंट लोन ले रहे हैं और अगर हम उसको पे ना करें तो कुछ समय बाद ये वन सेटलमेंट में या फिर बैंक जो होती हैं ब्याज छोड़ देती हैं या थोड़ा बहुत और अमाउंट कम कर देती हैं जितना हमने लोन लिया होता है, जिसकी वजह से मतलब बैंक का NPA कम हो जाए। बैंक्स इसलिए करती हैं, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के पे नहीं करते हैं, जिससे कि उन्होंने जितना लोन लिया है या तो उससे कम देना पड़ जाए या फिर वो डिफ़ॉल्टर हो जाए, उन्हें देना ही नहीं है। अगर आपको आगे इन फ्यूचर में भी आपको लोन लेना है तो आप ऐसा कभी मत करिए, क्योंकि आने वाले समय में जो सिविल रिपोर्ट है वो और भी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाएगी। हर एक चीज़ को मेंशन उसमें किया जाने अभी भी किया जाता है, बट आने वाले समय में और भी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएंगी। तो आप इस चीज़ को कभी ना करें। अगर आप लोन पे कर सकते हैं उस लोन को पे करें, सेटल कभी ना करें। इस चीज़ को ध्यान रखिए, सेटल कभी भी ना करें, क्योंकि उसका जो सेटलमेंट होता है वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर शो होगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है। किसी भी लोन अगर आप जगह जाएंगे लोन लेने के लिए तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आपको लोन दे दे इस बेसिस पे भी कि आप एक लोन को सेटल करके आए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और मैंने ये जो 10 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। अगर फिर भी कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया हो या किसी और पॉइंट को आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो, तो मैं उसको आपको या तो पर्सनली बता दूंगा या फिर कभी लगेगा कि हाँ बहुत ही मेजर इशू है जो बताना ज़रूरी है सभी लोगों को, तो उस चीज़ को मैं एक नई वीडियो बनाकर आपसे डिस्कस भी कर लूँगा। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो पहली वाली वीडियो भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये दोनों वीडियो एक सीक्वेंस में अच्छे से समझ में आ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मेरा काम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका सिविल स्कोर डाउन है, उन्हें पता ही नहीं होता है किन किन वजह से उनका सिविल स्कोर डाउन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उनकी मदद करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।